हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारी तीसरी क्लास है, लेकिन मुद्रास्फीति को कल हमने समझा था क्लास 2 में। और मुद्रास्फीति क्या होती है, किसे कहते हैं, इसके क्या प्रभाव होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये हमने पूरा डिटेल में कल की क्लास में समझा था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि मुद्रास्फीति की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास का रिवीजन आप लोगों ने किया कि नहीं? अगर नहीं किया हो तो कल की क्लास का रिवीजन जरूर करें, क्योंकि कल का ही टॉपिक है जिसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इन्फ्लेशन एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस वनडे एग्जाम हर जगह यहाँ से प्रश्न आते हैं। और इसी के साथ मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। तो इससे रिलेटेड आपकी डेली लाइफ में, आपकी लाइफ में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो इसकी गणना कैसे होती है अब हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल की क्लास यहाँ तक हुई थी, यहाँ से हमें मुद्रास्फीति की गणना पढ़नी थी। ठीक है, मुद्रास्फीति की गणना किस प्रकार से की जाती है, स्टार्टिंग बताया था कि दो तरीके से की जाती है। पहला था WPI और दूसरा है CPI। WPI का मतलब होता है थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, WPI का मतलब होता है होल प्राइस इंडेक्स या थोक मूल्य के आधार पर गणना की जाती है। उसके बाद में जो CPI होती है, उपभोक्ता मूल्य के आधार पर गणना की जाती है। जो बाजार में चीजें जब आ जाती है तो उसके आधार पर गणना होती है। ठीक है, अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसे कहते हैं? तो जब इसकी गणना किस हिसाब से होती है, इसकी गणना थोक मूल्य के आधार पर होती है। ठीक है, किसके आधार पर होती है इसकी गणना? WPI की जो गणना होती है वो किस आधार पे की जाती है? उसके भी पहले मैं आपको समझाऊंगी कि इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है। जब हम लोग इन्फ्लेशन की गणना का जो फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है? इस फॉर्मूले के आधार पर इन्फ्लेशन की गणना की जाती है कि आपका चालू वर्ष का मौद्रिक मूल्य क्या है ना, और आधार वर्ष का मौद्रिक मूल्य क्या है। ठीक है, हम आधार वर्ष के मौद्रिक मूल्य को नीचे रख के और चालू वर्ष के मूल्य को ऊपर रख के इंटू 100 करके हम लोग इन्फ्लेशन निकालते हैं। ठीक है, अब इन्फ्लेशन को भी हमने सीखा कि दो प्रकार से निकालते हैं। पहला है WPI और दूसरा है CPI। इन दोनों की गणना करने के लिए हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि हम मार्केट में गए हैं, आप कोई पेन खरीदने के लिए गए हैं, ठीक है, और पेन का मूल्य है 10 रुपए। मान लेते हैं कि 10 रुपए पेन का मूल्य है। ठीक है, तो 10 रुपए अगर मैंने पेन का मूल्य रखा और जैसे कि ये इसका करंट प्राइस है, क्या है ये इसका करंट प्राइस, और इसका बेस प्राइस मान लीजिए कि इसका बेस प्राइस पहले कितना था, 5 रुपए था। ठीक है, तो क्या हम लोग इसको डिवाइड करके इंटू करके जो हमारा आंसर आएगा, क्या वो हमारा इन्फ्लेशन होगा? तो नहीं। इस प्रकार से किसी एक वस्तु की, हमने पहले ही पढ़ा था कि जब भी हम लोग इन्फ्लेशन निकालेंगे तो किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ने या कम होने से इन्फ्लेशन की गणना नहीं की जा सकती है। तो इस आधार पे जब हमने केवल पेन को आधार मान के गणना करने की कोशिश करी तो हमारा ये तरीका गलत हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि अगर मैंने पेन ले लिया, ठीक है, मैंने पेन ले लिया, पेन के साथ में मैंने क्या ले लिया, फूड भी ले लिया। फूड में अगर मैं देखूं कि मैंने क्या ले सकती हूँ, तो मैंने फ्रूट ले लिया, एप्पल ले लिया। ठीक है, और मैं क्या ले सकती हूँ, मैंने शूज ले लिया, मैंने कोई शू ले लिया। इसकी प्राइस है ना, पेन की प्राइस 10 रुपीज है, एप्पल की प्राइस 20 रुपीज है, शूज की प्राइस जो है हमारी मान के चलिए कि 1000 रुपीज है। ठीक है, तो ये 2012 की प्राइस है। तो क्या हम इन तीनों का 2012 का प्राइस और 2020 में अगर मैं इसकी प्राइस देखे जाए कि पेन हो गया है आपका 20 रुपए का, है ना, जो आपके एप्पल है वो हो गए आपके 25 रुपए की, और अगर ये शूज अगर 1200 का हो गया है, तो क्या हम इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं? कितना हो जाएगा ये?
और ये कितना हो गया अपना। तो क्या हम इस फॉर्मूले में, तो जो हमारा फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले के अंतर्गत 1245 अपॉन 1030 इंटू 100%, तो क्या यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं? क्या इस फॉर्मूले के जरिए कैलकुलेशन करके हम इन्फ्लेशन निकाल सकते हैं? तो जी नहीं, क्योंकि हम लोग जो खाद्यान्न की कीमतें हैं, ठीक है, पेन क्या है कि पेन आप 2 दिन यूज करेंगे, खत्म हो गया तो आप जाके नया पेन खरीद लेंगे, ठीक है। जो फ्रूट होता है, जो फूड आइटम्स होते हैं, एप्पल, वो सड़ जाता है, बहुत ज्यादा दिन तक वो स्टॉक में नहीं रह सकता है। शूज लंबे समय तक चलते हैं, तो हम इसको छोड़ भी दें तो ये बाकी का जो आइटम है वो ऐसा है जो डेली यूज का आइटम है, तो हम इसके बेस पे भी, हम डेली उपयोग में आने वाली चीजों के आधार पे भी एक सटीक रूप से मुद्रास्फीति की गणना नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर क्या किया जाता है कि जैसे कि हमने माना कि हमारा एक आइटम है पेन, दूसरा आइटम है हमारा, क्या लिया, हमारा दूसरा आइटम हम लोगों ने फूड लिया, हमने एप्पल लिया, ठीक है, और तीसरा आइटम हम ले लेते हैं शूज, ठीक है। जब हमने इसकी गणना करी, ठीक है, किस प्रकार से हम इसकी गणना कर सकते हैं? तो जैसे कि 2012 के हम लोग अगर प्राइस की बात करें, तो हम पेन का प्राइस मान लेते हैं कि 20 रुपीज का पेन है, एप्पल का प्राइस मान लेते हैं कि हमारा 40 रुपीज का एप्पल है, ठीक है, और अगर हम शूज का प्राइस मान लें कि 1000 रुपीज का है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर हम देखें कि 2020 में अगर प्राइस बढ़ गया है, 20 रुपए का प्राइस हो गया है 40 रुपीज, या क्या कर दें 30 रुपीज मान लें, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, पेन को 10 मान लेते हैं, तो इसको 20 मान के देख लेते हैं, क्योंकि आपका कैलकुलेशन इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर एप्पल का प्राइस 40 से क्या हो गया, 50 हो गया, ठीक है। शूज की प्राइस जो है 1000 से बढ़ा के 1200 कर दी जाए, ठीक है। तो हम इस आधार पे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, इनका भारांश लेंगे। क्या लेंगे? भारांश, वेट, ठीक है। वेट हम यूनिट में यहाँ पे ले सकते हैं, इसका वेट मान लेते हैं कि 20 है ना, इसका वेट मान लेते हैं कि 40 है, इसका वेट मान लेते हैं कि 40 है। इस प्रकार से हमारा जो वेट है वो हमने मान लिया कि 100 है, तीन चीजों का वेट 100। तो फिर यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? प्राइस रेशियो। हम इसके अंदर इसको डिवाइड, हमारा जो करंट प्राइस है ना, हमारा जो करंट प्राइस है उसमें से हमारा जो बेस प्राइस है, उसको करंट प्राइस में बेस प्राइस को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हमारा प्राइस रेशियो निकलेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ 50/40 करेंगे तो कितना निकलेगा 1.25, और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो कितना निकलेगा 1.2, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे रेशियो रेट। रेशियो रेट निकालने के लिए जो हमने प्राइस रेशियो लिया है, इस प्राइस रेशियो के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि हमारा जो भारांश है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 22, यहाँ 40 हो गया, और यहाँ पे 40 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना था ये अपना 1.25 है ना, ठीक है। और यहाँ पे 40 का इसमें 1.2 में इंटू करेंगे तो ठीक है, ये हो गया सही है। एक बार और चेक कर ले। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे कि जो ये रेशियो रेट हमने निकाला है इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो भी आएगा हमारा आंसर, इस आंसर के साथ में इसको डिवाइड करेंगे, तो इसके साथ में ही हमारा क्या निकल के आएगा, इन्फ्लेशन निकल के आएगा। जो हमारा जो मेन रेशियो रेट रहता है, इस मेन रेशियो रेट को हम इस प्रकार से वेट के साथ में प्राइस रेशियो को इनटू करके निकालते हैं, और फिर जो भी हमारा यहाँ पे वैल्यू आती है, उस वैल्यू को हम लोग जो वेट होता है इसका जो टोटल आता है इसके साथ में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम डिवाइड कर लेंगे, उसके साथ में ही ये निकल के आएगा। यहाँ से हम लोग सही इन्फ्लेशन की गणना कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, कितना हुआ है ये हमारा
ये होगा है 8 9 10 11 12 का 2, हासिल 1, 48 में 9, 57.5 के समथिंग आ रहा है, 57 पॉइंट के समथिंग आ रहा है। तो हमारा जो कुल मिला के जो रेशियो आएगा वो कितना रहेगा, 57% के समथिंग हमारा इन्फ्लेशन रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, भारांश को आधार बना के इन्फ्लेशन की गणना की जाती है, ना कि प्राइस को आधार बना के, क्योंकि प्राइस हर चीज का एक जैसा नहीं हो सकता है। फूड आइटम्स का प्राइस अलग होता है, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जैसे कि टमाटर ले लीजिए, प्याज लीजिए, तो इन आइटम्स का भी कुछ जो होती है लाइफ लाइन होती है वो बहुत छोटी लाइफ लाइन होती है, तो इनको बेस मान के हम लोग कैलकुलेशन इन्फ्लेशन की नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमने इन्फ्लेशन किस प्रकार से किया था। इन्फ्लेशन का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को समझा, और उस फॉर्मूले के अंतर्गत हम लोग किस प्रकार से वैल्यू को पुट कर सकते हैं और किस प्रकार से वैल्यू पुट करके इन्फ्लेशन निकाल सकते हैं, ये हमने समझा। अब सबसे दो तरीके जो मैंने बताया कि एक WPI के जरिए और एक CPI के जरिए कैलकुलेशन की जाती है। तो WPI क्या होता है, तो WPI के अंतर्गत हम लोग गणना करते हैं थोक मूल्य को आधार मान के करते हैं। किसको आधार मान के करते हैं, थोक मूल्य को आधार मान के। इसका जो बेस ईयर होता है, जब हम लोग WPI की गणना करते हैं तो वो किस पे करते हैं, थोक मूल्य पर। थोक मूल्य को बेस मानने का रीजन ये है क्योंकि खाद्यान्न की जो चीजें होती हैं, अगर हम उनको भी इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है, उसको तो उसमें क्या होगा कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि खाने का जो आइटम होता है वो डे बाय डे की लाइफ में उनका छोटा लाइफ लाइन होता है, तो वो चेंज होता रहता है, तो उनकी प्राइजेस भी चेंज होती रहती है, तो एक सटीक मूल्यांकन करना नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग थोक मूल्य के आधार पर करते हैं। इसके अंदर अगर हम लोग वस्तुओं सभी प्रकार की वस्तुओं, खाद्यान्न और खाद्य वस्तुएं सभी को थोक मूल्य के लेवल पे कैलकुलेट करते हैं। इसके अंतर्गत जो सेवाएं हैं, सेवाओं को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, सेवाओं को थोक मूल्य के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो हम लोग WPI की गणना करते हैं तो इसकी गणना का आधार वर्ष 2011-12। जब भी किसी चीज का कैलकुलेशन किया जाता है तो उसके लिए एक बेस ईयर होना चाहिए। बेस ईयर का मतलब होता है कि ऐसा वर्ष में जिसमें बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव नहीं रहे हो और थोड़ा सा ही सही लेकिन कांस्टेंट वो रही हो, ताकि जब भी हम कैलकुलेशन करें तो हम लोगों को कितनी महंगाई बढ़ी है तो ये कैलकुलेट करने के लिए पता तो होना चाहिए ना कि इस ईयर में इतनी थी और यहाँ से यहाँ तक कितनी बढ़ी है। इसलिए इसको बेस ईयर को लेना बहुत जरूरी होता है। तो ये बेस ईयर हम लोग यहाँ पे 2011-12 लेते हैं। और इसकी गणना कौन करता है, तो इसकी गणना की जाती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के जरिए, है ना। जो आर्थिक सलाहकार होते हैं वो WPI की गणना करते हैं। इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष कर, जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, अप्रत्यक्ष कर हैं, उनको शामिल नहीं किया जाता है, इनसे बचा जाता है। जो प्रत्यक्ष कर होते हैं उनको ही शामिल किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी चीज, इसमें खुदरा मूल्यों को भी शामिल नहीं किया जाता है। इसमें खुदरा मूल्य शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये है आपका WPI की गणना करने के लिए ये जो मानक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर की जाती है, थोक मूल्य के आधार पर की जाती है। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। ठीक है, जो सामान थोक में बेचा जाता है उपभोक्ताओं की बजाय सीधे संगठनों के बीच कारोबार होता है। ठीक है, KPI निर्माता द्वारा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है, अप्रत्यक्ष कर को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, WPI घरेलू बाजार में थोक बिक्री के लिए प्रथम बिंदु पर किए जाने वाले फर्स्ट पॉइंट ऑफ ब्लैंक सेल सभी लेन देन शामिल होते हैं, जबकि PPI में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में औसत बदलाव को प्रदर्शित किया जाता है। हम जो WPI है, जो CPI है उसको हम नीचे समझते हैं। ठीक है, PPI की गिनती के पूर्वाग्रह को घटाता है, जबकि WPI में यह निहित होता है। WPI में सेवाओं को, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी बार बनते हैं, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें WPI की कैलकुलेशन में कभी भी सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, PPI में ये सेवाएं शामिल होती है। जब हमने WPI को समझा तो इसमें एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसमें कभी भी परिवहन का जो आपका कॉस्ट हो रहा है वो ऐड नहीं किया जाता है, जो आपका एजुकेशन कॉस्ट है वो ऐड नहीं किया जाता है, जो आपका स्वास्थ्य है
उसमें अगर कोई कॉस्ट लगा है तो उसको ऐड नहीं किया जाता है, तो ये बहुत लिमिटेड है। इसके साथ ही अगर असंगठित क्षेत्र है, ठीक है, अगर इसके साथ ही मैं कहूं कि असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र में जो भी कॉस्ट प्राइसेस लगती है, जो काम करने वाले मजदूर या जो भी लोग काम करते हैं, या फिर जो भी असंगठित क्षेत्र से अमाउंट मिलता है, कॉस्ट प्राइस मिलता है, उसको भी ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो कैलकुलेट किया नहीं जा सकता है, इसलिए उसको ऐड नहीं किया जाता, लेकिन उसका हिस्सा, उसका भी योगदान कहीं ना कहीं रहता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे WPI के बाद CPI। अब CPI को समझते हैं। CPI की गणना कैसे की जाती है? तो CPI क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यहाँ पे सीधे कंज्यूमर को टारगेट किया जाता है कि सीधे कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर कौन है? आप और मैं कंज्यूमर है, ठीक है। हम लोग मार्केट से चीजें खरीदते हैं, तो हमें क्या लाभ है, हमें क्या नुकसान हो रहा है, इसकी गणना CPI की गणना इसलिए की जाती है ताकि अगर कोई चीज हम तक पहुंच रही है तो हम तक वो किस मूल्य में पहुंच रही है, ठीक है। इसकी गणना करने के लिए हम लोग खुदरा कीमतों को, किसको लिया जाता है? खुदरा कीमतों को। यहाँ पे खुदरा कीमतों को देखा जाता है। यहाँ ये जो बात होती है वो बाजार कीमतों पे बात होती है कि बाजार में कोई चीज किस, बाजार में उस वस्तु की कीमत क्या है, ठीक है। इसमें वस्तुओं को, गुड्स को और सर्विसेज को, दोनों को ऐड किया जाता है, ठीक है। यहाँ गुड्स और सर्विसेज आपकी दोनों ऐड होती है। सेवाओं की कीमतें क्या, गुड्स की कीमतें क्या है, इस चीज को ऐड किया जाता है। इसका जो आधार वर्ष है, बेस ईयर अगर हम बात करें तो इसका बेस ईयर 2012 लिया जाता है, ठीक है। इसकी गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी गणना की जब हम बात करें तो इसकी गणना NSO के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट एंड नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के जरिए की जाती है, जो कि CSO और NSSO को मिलाकर बनाया गया है। किसको मिलाकर बनाया गया है? CSO और NSSO को मिलाकर बनाया गया है। अब खुदरा कीमतों, बाजार कीमत पे करने का क्या रीजन होता है? तो बाजार कीमतों पे करने का रीजन ये होता है कि जो कंज्यूमर, जो हम लोग हैं, तो हमको किस आधार पे चीजें मिलेगी। अगर महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, तो महंगाई को सरकार किस प्रकार से कंट्रोल करेगी, किस लेवल पे कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो ये सब जानने के लिए बहुत जरूरी होता है कि कंज्यूमर को वो क्या प्राइस पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मासिक आधार पर इसकी गणना की जाती है, ठीक है। और साथ में ही इसको कंट्रोल करने के लिए जो मौद्रिक नीति समिति होती है ना, जो मौद्रिक नीति समिति बनाई जाती है, वो इसकी कैलकुलेशन के समय जो हम लोगों को मार्जिन दिया हुआ है, जो 4% प्लस माइनस 2% होता है, इसके आधार पे इसको मार्जिन को कैलकुलेट किया जाता है कि इसके आधार पर तय किया जाता है कि महंगाई कितनी है और कितनी बड़ी है, ठीक है, किस लेवल पे है, ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है। इसकी बास्केट में 6 वस्तुओं को अभी मिनिमम रखा जा रहा है, 6 से ज्यादा वस्तुओं को इसमें नहीं रखा जाता है, ठीक है। अब हम अगर देखें कि WPI और CPI में बेसिक अंतर क्या है, तो अब हम बेसिक अंतर की भी बात करें। समझ में आया? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स खुदरा कीमतों पर होता है, बाजार कीमतों को सीधे कंज्यूमर को कोई सी चीज किस प्राइस में पड़ रही है, आधार वर्ष 2012, गणना NSO के द्वारा की जाती है, जो CSO और NSSO को मिलाकर के बनाया है। मासिक आधार पर गणना होगी और मौद्रिक नीति समिति 4 प्लस माइनस 2% के आधार पर गणना करती है। साथ में अगर इसमें देखें तो इसमें जब WPI की गणना की जाती है तो उसमें केवल बड़े लेवल पे संगठनों को टारगेट किया जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ठीक है, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो शहरी क्षेत्र होते हैं, दोनों को टारगेट करके दोनों के ही स्तर पे कैलकुलेशन की जाती है और दोनों ही स्तर पर कैलकुलेशन करके क्षेत्रीय स्तर पर योजनाएं बाद में बनाई जाती है। तो जो भी नीति निर्माता होते हैं उन लोगों को, सरकार को ये योजनाएं बनाने में हेल्प करता है कि गांव के स्तर पर वो चीज क्या है, किस हिसाब से उनकी कीमतें क्या है और शहर में उनकी कीमतें क्या है। तो कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भी इन सारी चीजों का पता होना बहुत जरूरी होता है। अब अगर WPI और CPI में अंतर की बात करें, चलो ये देखा है, PPI औसत कीमत में बदलाव का अनुमान लगाता है जो एक निर्माता को प्राप्त होता है, ठीक है। कीमतों के परिवर्तन को मापता है, या भुगतान, जिसका भुगतान उपभोक्ता करता है, उपभोक्ता जिसका भुगतान करेगा उसको मापेगा। उपभोक्ता द्वारा प्राप्त मूल्य विभिन्न कारकों जैसे कि करों,
व्यापार, परिवहन, मार्जिन, वितरण लागत आदि के कारण उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई कीमतों से भिन्न होता है। सीपीआई में वस्तुओं का मापन उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर होता है, जबकि पीपीआई की गणना आपूर्ति के आधार पर की जाती है। ठीक है, पीपीआई बनाम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो मैंने आपको अभी सीपीआई समझाया है और अब हम पीपीआई को किस प्रकार से इसके साथ में माप के देखते हैं वो भी बताती हूँ। सबसे पहले अब हम इसमें ये देखेंगे डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में अब आप लोग इजीली अंतर कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में अगर डिफरेंस बताइए तो निकाल सकते हैं इजीली डिफरेंस। इसकी गणना किस पे की जाती है? थोक मूल्य पे की जाती है। इसकी गणना खुदरा मूल्य पे की जाती है। इसका बेस ईयर है 2011-12, इसका बेस ईयर है 2012। इसकी जो गणना है वो ओईए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा की जाती है। इसकी गणना एनएसओ जो कि सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर बना है, इसके जरिए किया जाती है। ठीक है, उसके बाद में इसमें गुड्स, केवल गुड्स को शामिल किया जाता है और इसके अंतर्गत गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों को शामिल किया जाता है। इसकी जो गणना होती है वो मोस्टली शहरों या जो संगठनात्मक या थोक चीजें होती है उसके आधार पर की जाती है। ठीक है, जबकि इसमें ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा की जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम यही लिख देते हैं, इसमें ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा की जाती है, जबकि इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र प्लस शहरी क्षेत्र दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसकी गणना करते समय जो मौद्रिक नीति समिति जब इसकी कैलकुलेशन करती है तो जो मार्जिन रखती है वो 4% प्लस माइनस 2% के आसपास रखती है। इसकी जो बास्केट होती है, इसकी बास्केट में 6 प्रोडक्ट्स, इसकी बास्केट में अमूमन 3 प्रोडक्ट रखे जा रहे हैं, जबकि इसकी बास्केट में अमूमन 6 प्रोडक्ट रखे जाते हैं और दोनों की ही गणना जो होती है वो मासिक आधार पे की जाती है। ठीक है, समझ में आया? डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में डिफरेंस लिख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चंस, एग्जाम में मेंस के एग्जाम में सीपीआई से रिलेटेड क्वेश्चन या डब्ल्यूपीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेसिक डिफरेंस देके प्रीलिम्स के एग्जाम में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सकता है। सबसे पहले इनकी गणना कौन करता है, ये मेजर पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इनके अंतर के बाद में क्या है, बढ़ती मुद्रास्फीति के प्रभाव। बढ़ती मुद्रास्फीति के प्रभाव से पहले जो सीपीआई जो हमने देखा था, हम सीपीआई में एक पॉइंट और देखेंगे कि जो सीपीआई की गणना की जाती है, तो सीपीआई की गणना के लिए कुछ छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं जिनको भी टारगेट किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो सीपीआई की गणना करते समय एक और चीज जिसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, लेबर, है ना। लेबर के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है कि सीपीआई की गणना करते हुए लेबरों को किस प्रकार से मुद्रास्फीति उनको प्रभावित करती है, तो किस प्रकार से गणना की जाए कि लेबर कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सीपीआई एट रूरल लेवल, सीपीआई की गणना की जाती है एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई की गणना की जाती है इंडस्ट्रियल लेबर के आधार पर, और चौथी जो गणना की जाती है वो यूएनएमई। ठीक है, क्या है यूएनएमई? अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। क्या है? अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। और जब इसकी गणना की जाती है तो इसकी गणना का आधार वर्ष है 2011-12, इसकी गणना का आधार वर्ष है 2011-12, इसकी गणना का आधार वर्ष है 2016, और इसकी गणना का जो आधार वर्ष था वो 1985 से 86 था। चूंकि इसका जो बेस ईयर है वो बहुत ज्यादा पुराना है, इसलिए वर्तमान में इसकी गणना नहीं की जा रही है। ठीक है, क्या नहीं किया जा रहा है? वर्तमान में इसकी गणना नहीं, इन 3 चीजों की गणना की जा रही है। मासिक आधार पर इसकी गणना की जाती है। ठीक है, इसमें 261 मदें, मतलब 261 मदें शामिल होती हैं। मदें मतलब जो बोल सकते हैं कि इतने पॉइंट्स हैं वो शामिल किए जाते हैं। तो डब्ल्यूपीआई की गणना करते समय इन चीजों का भी ध्यान रखा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार से प्रभावित होता है।
अब एक बात है कि जब भी गणना की जाती है तो इस चीज को देखा जाता है कि जिन लोगों की जिन लोगों की सैलरी ऐसी है जो बहुत स्थिर है, कांस्टेंट है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में जो निम्न वर्ग के जो मजदूर होते हैं या फिर निम्न स्तर के जो वर्कर्स होते हैं, उनकी सैलरी जब महंगाई बढ़ती है उनकी सैलरी इतनी नहीं बढ़ती है, तो उनको जो लिमिटेड पैसा होता है, जो उनको 20,000 रुपए महीने का सैलरी मिल रहा है, एक मजदूर को 500 रुपए रोज मिल रहा है, तो बढ़ती महंगाई में इनको 500 में ही उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। तो ये लोग बहुत इफेक्टिव होते हैं, ये लोगों को बहुत इफेक्ट होता है उन चीजों का। निम्न स्तर के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको भी बहुत इफेक्ट होता है, तो इन लोगों पर ध्यान रखने की बहुत जरूरत होती है। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं तो उनकी तो सैलरी, महंगाई बढ़ती है तो गवर्नमेंट देखती है कि भाई महंगाई बढ़ी है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी बढ़नी चाहिए, वो तो टाइम टू टाइम बढ़ा देती है तो उनको प्रॉफिट होता है। लेकिन जिनकी सैलरी नहीं बढ़ती है उनको बहुत नुकसान होता है। ठीक है, अब इनकी गणना क्यों की जाती है? इनकी गणना करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? इनकी गणना क्यों की जाती है? भाई गणना करना क्यों जरूरी है? ठीक है, गणना करना बहुत जरूरी है ताकि क्या पता चल सके कि महंगाई कितनी बड़ी है। ठीक है, क्या पता चल सके कि महंगाई कितनी बड़ी है। ठीक है, सरकार नीतियां महंगाई का आकलन करने के लिए, कहीं ना कहीं महंगाई का आकलन करने के लिए, कहीं ना कहीं बेरोजगारी का आकलन करने के लिए, बेरोजगारी गरीबी का आकलन करने के लिए। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं गरीबी भी बढ़ेगी। उसके बाद में मौद्रिक नीति बनाने में, ठीक है, सरकार योजनाएं बनाएंगी तो सरकार योजनाएं किस आधार पे बनाएंगी? ठीक है, सरकार योजनाएं बनाएंगी तो सरकार को योजनाएं बनाने में या सरकार को योजनाएं या नीति निर्माण में सहायता हो सके, इसलिए भी मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। अब मुद्रास्फीति की गणना का प्रभाव किन किन लोगों पे होता है? ठीक है, या इसके पहले हम एक छोटा सा पॉइंट और देखेंगे। पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखा, डब्ल्यूपीआई देखी, तो हम पीपीआई भी देखेंगे। जो प्रोड्यूसर होता है ना, जो उत्पादक होता है आपका, जो आपका उत्पादक होता है उस पर क्या असर पड़ता है महंगाई का? उस पर मुद्रास्फीति का क्या असर पड़ेगा? तो जो उत्पादक होता है उसका भी तो बहुत नुकसान होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है, कहीं ना कहीं अगर किराया बढ़ा है, कहीं ना कहीं जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका रेट बढ़ा है ना, कहीं ना कहीं कच्चा माल की कीमतें बढ़ी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको उत्पादक को भी असर होगा। तो क्या होगा इसके जरिए? क्या होगा? लेबर कॉस्ट बढ़ी है ना, लेबर कॉस्ट भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है। तो इससे क्या होगा? जो आगत मूल्य है, इसकी भी गणना की जाती है। तो जब कच्चा माल जो फैक्ट्री में प्रवेश करता है, जो कच्चा माल जब फैक्ट्री में आता है, ये राइटिंग थोड़ी गंदी है ना, कच्चा माल जब फैक्ट्री में आएगा तो इसे कहेंगे आगत मूल्य सूचकांक। और जब उसके ऊपर काम कर लिया जाएगा, जो उसका मशीनों का कॉस्ट बढ़ा है और जो भी कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं हमारी उत्पादन लागत जब बढ़ेगी तो जो फैक्ट्री से माल निकल के आएगा उसकी भी कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो इसे कहेंगे निर्गत मूल्य सूचकांक। ठीक है, इस आधार पे भी गणना की जाती है इस आधार पे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की गणना की जाती है। हालांकि बहुत बड़े स्तर पर इसकी कैलकुलेशन नहीं की जाती है, और इवन भारत में तो अभी भी इसकी कैलकुलेशन उस लेवल पे नहीं की जाती जिस लेवल पर करनी चाहिए। पर ये भी कहीं ना कहीं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, कहीं ना कहीं प्राइसेस को कम और ज्यादा करने में ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं।
लेकिन बाकी जो भी हम देखते हैं तो उन चीजों से जैसे सीपीआई डब्ल्यूपीआई की गणना की जाती है, जब लेबर कॉस्ट निकली जाती है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अब आगे का टॉपिक क्या था हमारा, हम क्या पढ़ने वाले थे, ठीक है, लाभ और हानि किसका, बढ़ती मुद्रास्फीति के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या क्या हमें हानियां होती है। अब बताइए, आप खुद सोचिए कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ी है, ठीक है, महंगाई बढ़ी है, तो क्या क्या चीजें होगी, क्या क्या रीजन, क्या क्या हो सकता है। आप खुद समझिए कि आप एक कंज्यूमर है, आप मार्केट में गए, आपको कुछ चीजें खरीदनी है, ठीक है, आपकी सैलरी 20,000 है, आप उसमें कितनी चीजें खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर 2002 सन 2000 में अगर किसी के पास 20,000 होता तो वो कितनी चीजें खरीद पाता, और आज व्यक्ति कितनी चीजें खरीद सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इफेक्ट करता है कि क्या क्या प्रभाव होते हैं, है ना, इन्फ्लेशन के प्रभाव। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोगों की क्रय शक्ति क्षमता कम होगी, आप मार्केट में जो चीज खरीदना चाहते हैं वो नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। उससे आपकी क्रय शक्ति क्षमता कम होगी, आप लोगों का इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट, महंगाई देख के लोगों का इंटरेस्ट कम होगा, निवेश कम होगा, निवेश कम करेंगे लोग, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट लेवल, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इंसान का कम होगा। बढ़ती महंगाई में लोग क्या करते हैं, निवेश कम करेंगे, इंटरेस्ट कम करेंगे। इंटरेस्ट कम होने से क्या होगा कि जब लोग निवेश कम करेंगे तो विकास नहीं होगा, विकास धीमा हो जाएगा, या विकास की गति क्या होगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और क्या पॉइंट है, देनदारों को लाभ होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन का लाभ किनको होता है, जो जिसके पास, एक बात बताइए, अगर आपको ऋण किसी ने दिया है, किसको लाभ होगा, ऋणी को लाभ होगा, किसको लाभ होगा, ऋणी को। आपने कहीं से बैंक से ही, मान लीजिए आपने कुछ लोन लिया है 1 लाख रुपए का, और अगर देखा जाए कि 6 महीने बाद अगर महंगाई आ गई है, अगर चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट दिए साल भर की जो तय है, उसी पे आपको पैसा रिटर्न चुकाना होगा। लेकिन जो ऋण देने वाला है ना, जो ऋणदाता है, ऋणदाता को क्या होगा, कहीं ना कहीं लॉस होगा, उसको क्या होगा, नुकसान होगा। उसको नुकसान होने का रीजन ये है कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन जो उसने 1 लाख रुपए फंसा के रखा है, जो दे रखा है, उस पे तो उसको लिमिटेड इंटरेस्ट ही मिलेगा ना। हो सकता है आज वर्तमान समय में इंटरेस्ट रेट बढ़ गई हो, चाहे बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी हो, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी हो, तो उसके पास जो पैसा है उस पर उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा हो, लेकिन उसने जो दिया है उस पे जो साल भर का अग्रीमेंट है, उस हिसाब से उसको लिमिटेड इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो कहीं ना कहीं ऋणदाता को नुकसान होता है, ठीक है, निवेशकों को इससे नुकसान होता है, ठीक है। इससे विदेशी जो हमारा देखे जाए तो विदेशी विनिमय भंडार, विदेशी विनिमय भंडार जो है उसको भी लॉस होता है, ठीक है, ये भी कम होता है, क्योंकि जब महंगाई आती है तो कहीं ना कहीं जो हमारा आयात निर्यात है, जो हम चीजें आयात करते हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा, वो भी चीजें आयात निर्यात क्या हो जाएगा आपका, महंगा होगा। आप जो चीजें बाहर भेज रहे हैं, आप अगर बाहर कोई चीजें भेज रहे हैं तो उनकी कीमतें ज्यादा होगी, अगर कीमतें ज्यादा होगी तो लोगों का इंटरेस्ट उस पर से कम होने लगेगा, इस वजह से भी कहीं ना कहीं लोग चीजों को नहीं खरीदेंगे, तो आयात और निर्यात इससे प्रभावित होता है, ठीक है। और क्या क्या प्रभावित हो सकता है, तो ब्याज दर को कम करता है, महंगाई जब बढ़ेगी तो इससे महंगाई बढ़ने का लाभ ये है कि इंटरेस्ट रेट को कम करता है, देनदारों को लाभ होता है, मूल्यह्रास होता है। मतलब अगर पहले 100 रुपए में 10 चीजें खरीदी जा सकती थी, तो आज 100 रुपए में केवल 8 ही चीजें आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके रुपए की जो वैल्यू होती है वो कम होगी। इसके साथ ही क्या होगा, यहाँ पे बचत कम हो जाएगी, बचत कम होगी, लोगों की आय बढ़ेगी, ठीक है, आय तो बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, सैलरी भी दो सबकी नहीं बढ़ेगी, सैलरी भी उन लोगों की बढ़ेगी जो मोस्टली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं। लेकिन जो निम्न वर्ग का मजदूर है, छोटे स्तर पर छोटे उद्योगों, लघु उद्योगों में काम कर रहा है, जो लेबर है, उन लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी, इसकी वजह से असमानताएं भी बढ़ेगी, लोगों के बीच असमानता बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है वो तो अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीद पा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है उनको लॉस होगा, ठीक है। और क्या है, नाम मात्र की मजदूरी में बढ़त होगी, ठीक है,
ये है। और इससे मैंने आपको बताया कि क्या होगा, इससे उधारदाताओं को नुकसान होगा, जो पेंशन भोगी है, वेतन भोगी है, जिन लोगों को लिमिटेड इनकम मिल रही है उनको लॉस होगा। बताया, मुद्रा में मूल्य हासिल, आयात महंगा हो जाएगा, ठीक है, मजदूरी की दर है वो कम हो जाएगी, लेबर कॉस्ट में, क्रय शक्ति में गिरावट आएगी, ठीक है, वास्तविक मूल्य में गिरावट आएगी, प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी, कहीं ना कहीं हर चीज का इफेक्ट होता है, ठीक है। और सिर्फ इसी इफेक्ट सिर्फ इस वजह से ही नहीं होता है, जब भारी देशों में महंगाई आती है, ठीक है, या भारी देश भी चीजों पे टैक्स बढ़ाते हैं तो भी इसका इफेक्ट रहता है। जैसे कि अगर हम अभी की बात करें तो हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो हम लोग टैक्स लगाते हैं वो बहुत ज्यादा है ना, लगभग 70% के आसपास हम लोग इंपोर्ट जो अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं उसमें कम से कम 70% टैक्स लगता है। गाड़ियों पर जो होता है 125% टैक्स लगता है। अगर हम कोई कार अमेरिका से ले रहे हैं तो वो कार अगर 100 रुपए की है ना, अगर हम अमेरिका से कोई कार मंगा रहे हैं, ठीक है, अमेरिका से अगर कोई किसी कार का इंपोर्ट 100 रुपीज में हुआ है तो उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो 125% टैक्स लग रहा है। मतलब आप सोचिए कि उसकी कीमत जो यहाँ पे मार्केट जो प्राइस रहेगा उसका वो लगभग 225 हो जाएगा, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों में उस चीज की मांग कम हो जाएगी। तो घरेलू उद्योगों को बचाए रखने के लिए भी, थोड़ा सा विदेशी मालों पर टैरिफ लगाना जरूरी होता है। लेकिन अगर विदेशी मालों पर, वस्तुओं पर, गुड्स पर अगर और सेवाओं पर टैरिफ ज्यादा रहा तो कहीं ना कहीं इसका हमको हमारे जो हम विदेश का संबंध है वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकते हैं। आज की ही न्यूज में अगर मैंने देखा है तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति है ट्रंप जी, उन्होंने क्या कहा है, जैसे को तैसा वाली पॉलिसी अपनाने की बात कही है, जिसके अंतर्गत जितना टैरिफ हम उनकी चीजों पे लगा रहे हैं, उनका कहना है कि लोग जरूरत से ज्यादा टैरिफ लगाते हैं अमेरिका पे, तो उन्होंने कहा कि जितना टैरिफ दूसरी कंट्रीज अमेरिका पे लगाएंगी वो भी उतना ही टैरिफ उन कंट्रीज पे लगाएंगे। तो अगर ऐसा देखा जाए तो इस पूरे लिस्ट में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाती है, ठीक है, विदेशों से आयातित माल पे सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया जाता है। इसका मेन रीजन हमारे घरेलू उद्योगों को बचाए रखना है और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, क्योंकि अगर बाहर के लोग आके हमारे देश में अपना सामान बेचते रहे तो कहीं ना कहीं हमारे देश के उद्योग धंधे तबाह हो जाएंगे, हमारे देश के लोगों की इनकम तबाह हो जाएगी। तो अगर ये कार अगर यहाँ पे 125% का अगर टैरिफ लग रहा है तो इनके पास एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप एक काम कीजिए कि हमारे देश में आइए और हमारे देश में इंडस्ट्री खोल लीजिए, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारी कंट्री में कर लीजिए, आपको टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारे देश के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, ठीक है, जिससे हमारे देश में रोजगार का सृजन होगा। हमारे देश में जहां ये कंपनियां आएंगी उस कंपनी के आसपास बहुत सारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। अगर उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, तो उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। और ये जो कंपनीज आती है वो आसपास पानी की जरूरतों को देखते हुए आती है कि उनको पानी मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। आसपास सड़कें नहीं होगी तो उसके आसपास सड़कें बन जाएगी। अगर वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं पाइपलाइन जल जाएगी, वाटर रिसोर्सेज हो जाएंगे। अब अगर कंपनी आएगी मतलब रोजगार बढ़ेगा, यहाँ पे लोग रहने आएंगे तो यहाँ का जो जनसंख्या है कहीं ना कहीं वो इंक्रीज होने लगेगी। और जनसंख्या इंक्रीज होने लगी तो कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजेस खुलने लगेंगे, यहाँ पे डिस्पेंसरीज खुलने लगेगी, हॉस्पिटल्स खुलने लगेंगे। तो एक एरिया डेवलप होने लगेगा। एक इंडस्ट्री के आने से एक पूरा एरिया डेवलप्ड होता है, तो इससे हमारे देश का ग्रोथ होता है, इससे हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो देश का जीडीपी और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय भी बढ़ सकती है। इसलिए क्या करती है कंट्रीज, टैरिफ लगाती है। अदर कंट्रीज के इंपोर्ट पर इतना टैरिफ लगाया जाता है और इंडिया उस लिस्ट में सबसे आगे है कि इंडिया अदर कंट्रीज पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगाती है, क्योंकि उसका पूर्णतः जो मकसद है, जो भारत के विकास का मकसद है वो यह है कि भारतीय घरेलू उद्योगों को संरक्षित रखना। इसीलिए स्टार्टअप योजना भी लेके आई है, जिसके जरिए स्टार्टअप योजना लेके आई है, उद्यमी योजना लेके आई है, और मजदूरों को 10-10 हजार रुपए भी दिए जा रहे थे, ठीक है, ताकि वो उद्योग धंधे लगाए सके। किसानों को भी प्रोत्साहित करने के लिए किसान ऋण में सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। एमएसपी को बहुत अच्छे से लागू किया जाता है, ताकि किस लिए लागू किया जाता है एमएसपी को बहुत अच्छे से लागू किया जाता है ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो, किसानों को प्राकृतिक आपदा का सामना न करना पड़े। अगर एमएसपी अच्छा हुआ तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो खाद्यान्न है वो न्यूनतम कीमत पे उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके हमने लाभ और हानि देख लिया। अब हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति सूचकांक है ना, जैसे कि ये WPI, CPI और IIP,
2011-12 इसका जो सूचकांक ईयर है, इसका आधार वर्ष 11-12 है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, ये मुद्रास्फीति के संकेतक के रूप में काम करते हैं। अब कौन कौन सी चीजें प्राथमिक चीजें हैं? प्राथमिक चीजें पहले जो थी, यहाँ पे जो कैलकुलेशन के लिए 697 वस्तुएं, अब 695 वस्तुएं कर दी गई हैं। और पहले जो वस्तुओं की प्राथमिक वस्तुएं थी वो थी 676 वस्तुएं थी, सॉरी 676 वस्तुएं थी। और जो सौमित्र रंजन समिति थी, उनकी सिफारिश पे कुछ हद तक ये जो वस्तुएं हैं, इनकी प्राथमिक वस्तुओं की संख्या बढ़ाई गई है। और इसके साथ में प्राथमिक वस्तुओं का जो भारांश है उसको भी 2% इंक्रीज किया गया है। ठीक है, WPI में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है और CPI में वस्तु सेवा दोनों शामिल है ना। इसमें निर्मित उत्पाद, ये जो प्राथमिक उत्पाद है, ईंधन, बिजली है, इनको शामिल किया जाता है। ईंधन भी शामिल होता है और ये भी शामिल होता है। इसके अंदर खाद्य और पेय पदार्थों को शामिल किया जाता है। विविध वाले ये अलग अलग जो उत्पाद है, पान, तंबाकू, नशीला पदार्थ है, इन चीजों को भी शामिल किया जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा के जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, OEA जिसे हम कह लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इनके द्वारा इसका कैलकुलेशन किया जाता है। और ये जो इसका कैलकुलेशन है, मैंने आपको बताया कि 4 आधार बनाए जाते हैं उसके आधार पर, ताकि लेबर्स को भी नुकसान ना हो और उस सेक्टर का, पूरे सेक्टर का हम लोग इन्फ्लेशन जो भी हो रहा है, जो भी महंगाई उस सेक्टर में बढ़ रही है, उसका भी कैलकुलेशन किया सके, ताकि सरकार को नीतियां बनाने में या योजनाएं बनाने में और उन लोगों को हेल्प करने में सहायता हो। तो कौन कौन सा? एक तो ये हमने देखा औद्योगिक श्रमिक, कृषि श्रमिक, ग्रामीण श्रमिक और CPI संयुक्त। ये मैंने नहीं, ये वाला नहीं है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। मौद्रिक नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं? अब जैसा कि हमने पढ़ा, हमने इसके बहुत सारे लाभ देखे, हानि देखी। अब बताइए कि महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जा सकेगा, है ना। आप खुद सोचिए कि महंगाई कैसे कंट्रोल होगी। जो जो तरीके आप बता सकते हैं वो सारे तरीके हो सकते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के हो, है ना। इसी को अगर हम हमारी इकोनॉमी की अगर लैंग्वेज में बोले तो यही है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के तरीके। इसी को कहेंगे हम मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के तरीके। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? पहली चीज ये है कि गवर्नमेंट जो टैक्स रेट होती है उसको कम कर दे। सबसे पहले तो अगर देखें तो लागत में किस प्रकार से कमी की जा सकती है ना। जो हमारा जो लागत लगती है उसमें कमी करने के लिए सरकार क्या करे? मौद्रिक नीति अपनाने, जो हमने पढ़ा था लागत जनित मुद्रास्फीति। इसको कम करने के क्या तरीके हो सकते हैं? तो इसको कम करने के तरीके हो सकते हैं कि सरकार क्या करे, सबसे पहले मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन करे। और मौद्रिक नीति में क्या क्या परिवर्तन किया जा सकता है? तो सबसे पहले रेपो रेट चेंज कर दे, कि कहीं ना कहीं महंगाई, लोगों के पास तरलता कम होगी, लोगों के पास अगर पैसा कम हुआ, अगर लोगों के पास तरलता कम हुई, पैसा कम हुआ, तो लोग क्या करेंगे? खर्चा कम करेंगे। पैसा ही नहीं है लोगों के हाथ में। क्यों पैसा नहीं है? रेपो रेट ज्यादा है, रिवर्स रेपो रेट ज्यादा है। SLR बढ़ा दीजिए आप। कौन करेगा इनका? RBI इन चीजों का नियंत्रण करती है। RBI को रेगुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार की हिस्सेदारी होती है। तो कहीं ना कहीं दोनों मिलजुल के नीतियां बनाते हैं। तो मौद्रिक नीति समिति मौद्रिक नीतियों पे ध्यान दे सकती है। या अगर रेपो रेट, रिवर्स रेट और SLR को बढ़ा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं तरलता कम हो जाएगी। और तरलता कम होने से कहीं ना कहीं हमारी जो कॉस्ट है वो बच जाएगी, लोगों के पास कमी होगी। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? राजकोषीय नीति अपना लीजिए। राजकोषीय नीति की अगर हम बात करें तो क्या किया जा सकता है? राजकोषीय नीति की अगर हम बात करें तो सरकार सबसे पहली चीज बजट में कुछ चीजों को नामांकित कर सकती है। बजट में देख सकती है अगर किसी चीज की कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो गवर्नमेंट बजट में सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, या फिर बजट के जरिए उस सेक्टर को जिसमें प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं उस सेक्टर में थोड़ा सा पैसा दे सकती है, ताकि उस सेक्टर में पैसा लगा के उस सेक्टर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्या है, उनका समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है? सार्वजनिक व्यय जो हो रहा है उसको कम कर दिया जाए। सरकार जो खर्चा करती है बहुत ज्यादा, अगर सरकार पैसा मार्केट में फ्लो करेगी तो कहीं ना कहीं मार्केट में पैसा रहेगा तो महंगाई रहेगी। सरकार क्या करे? मार्केट में थोड़ा सा सरकारी व्यय जो है
वो कम करें, जिससे क्या हो, पैसा कम रहेगा तो महंगाई कम रहेगी, लोग डिमांड चीजों की कम करेंगे और डिमांड कम करेंगे तो प्राइस इंक्रीज नहीं होंगे, और प्राइस इंक्रीज नहीं होंगे तो महंगाई कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, तो ये किया जा सकता है। और अगर फिर हम इसके अलावा बात करें आपूर्ति आधारित कम करने के लिए, जो हमारी दूसरी है सप्लाई को कम किया जाए। सप्लाई किस प्रकार से कम की जा सकती है, क्या क्या किया जा सकता है, तो सप्लाई कम करने के भी तरीके यही है कि हम लोग क्या करें, सबसे पहले जो हमारी इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर दें। और क्या किया जा सकता है इंटरेस्ट रेट को कम करने के अलावा, देखते हैं इधर, राजकोषीय नीति यानी छोटे उपाय के माध्यम से सरकार द्वारा मूल्य नियंत्रण, आयात नियंत्रण पर सरकार द्वारा नियंत्रण करना। ठीक है, जो चीजें भारत के बाहर से आ रही है उन चीजों को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए कि भारत में ही चीजों का उत्पादन हो। ठीक है, भारत से बाहर से चीजें न आए। ठीक है, सरकारी खर्च को कम कर दें, बचत की प्रवृत्ति बढ़ाएं, है ना, रोजगार सृजन करें, शाख निर्माण का काम करें, जो चीजों को लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, मार्केट में जो लोगों की आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तु हैं, उनको खुले बाजार में आवश्यक वस्तुएं, इनके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसको कम कर दे, है ना, टैक्स को कम कर दे, और जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो मार्केट में सुलभता से उपलब्ध हो जाए, सुलभता से उपलब्ध हो, इस चीज का ध्यान रखें। और जो खाद्यान्य वस्तुएं हैं उन पे मूल्य कम, उनका मूल्य कम कर दें, खाद्यान्य वस्तुओं का मूल्य कम कर दें। ठीक है, खाद्यान्य वस्तुओं को सहेजने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारा एमएसपी है, जो कि कृषि उद्योगों पे लगता है, एमएसपी को बढ़ा दिया जाए, है ना। एमएसपी को बढ़ाने के साथ साथ सरकार क्या कर सकती है, सब्सिडी प्रोवाइड कर दें, तो इनके जरिए भी क्या हो सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलावा क्या किया जा सकता है, तो उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो लोग जमाखोरी करते हैं, ठीक है, मार्केट में जमाखोरी की जाती है, जमाखोरी को रोके सरकार। ठीक है, जमाखोरी को रोकने के अलावा और क्या किया जा सकता है कि जो काला चीजों की काला बाजारी की जाती है, काला बाजारी को कंट्रोल करें, काला बाजारी को क्या करें, कंट्रोल करें, नियंत्रण करें। लोग जरूरत से ज्यादा अगर बफर कर रहे हैं खाद्यान्न की चीजों का, तो बफर स्टॉक को कंट्रोल करें, लोग ज्यादा चीजों का बफर नहीं कर पाए और वो बफर करने के बाद खराब हो और जब महंगाई ज्यादा बढ़ जाए उसके बाद उसको निकाले, उससे बेटर है कि बफर स्टॉक, जरूरत से ज्यादा चीजों का बफर ना किया जाए। उत्पादन बढ़ाएं, उत्पादन पे ध्यान देने के लिए कृषि क्षेत्र में योजनाएं चलाएं, सिंचाई सेवाओं को उधर से लग्न करें ताकि लोगों का प्रोडक्शन बढ़े। कहीं ना कहीं उत्पादन अगर बढ़ेगा, अगर प्राइमरी सेक्टर हमारा स्ट्रांग रहा, प्राइमरी सेक्टर में उत्पादन ज्यादा रहा, तो कहीं ना कहीं महंगाई कंट्रोल में रहेगी। इसके अलावा भी सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लागू की है जिसके जरिए क्या किया जा सके, आपकी मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा ऑपरेशन ग्रीन भी लागू किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन को क्यों लागू किया गया था, ताकि क्या कर सके गवर्नमेंट जो खाद्यान्न चीजें हैं, खाद्यान्न वस्तुएं जैसे आलू, टमाटर, प्याज, इनके दाम क्या होते हैं कि कभी कभी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्याज कभी कभी 100 रुपए 120 रुपए किलो चला जाता है, टमाटर 120 रुपए किलो चला जाता है। तो सरकार ने इसको भी कंट्रोल करने के लिए परिवहन टैक्स को 50%, जो खाद्यान्न चीजें होती हैं, जो जल्दी सड़ने वाली चीजें, जिनकी लाइफ लाइन 24 घंटे या 48 घंटे की होती है, उनके ऊपर 50% का जो परिवहन टैक्स है उसको कम करा है। इसके अलावा उनके ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड की है। ठीक है, सब्सिडी प्रोवाइड की गई है इसके ऊपर। कुल मिलाके सरकार की कोशिश है कि कहीं ना कहीं जो मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उसे कंट्रोल किया जा सके, लोगों को नुकसान ना हो, और जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं जो जनता को चाहिए है वो सही समय पे जनता को उपलब्ध हो पाए और सही रेट में उपलब्ध हो पाए। खाद्यान्न की कीमतों को कभी भी एक जरूरत से ज्यादा ना बढ़ाया जा सके, कोई भी लोग जमाखोरी करके या स्टॉक करके उसे ना बढ़ाएं, इसीलिए सरकार ये प्रयास करती है। ठीक है, नेफेड लाया गया है। नेफेड के जरिए भी खाद्यान्न क्षेत्र, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत
सुधार करने के प्रयास किए गए हैं। ठीक है, कृषि क्षेत्र में लोगों लोन उपलब्ध करवा के, ऋण उपलब्ध करा के और सिंचाई के साधन उपलब्ध करा के, सब्सिडी प्रोवाइड करा के लोगों को जो कहते हैं ना फर्टिलाइज जो बीज होते हैं वो उपलब्ध करा के, नेफेड के जरिए भी सरकार ने कोशिश की है कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाए, कृषि क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि खाद्यान्न की आपूर्ति में कमी ना हो और इसके जरिए जो मुद्रास्फीति बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, अब मौद्रिक नीति सुधार पर उर्जित पटेल समिति। अब ये जो मौद्रिक नीति है, उर्जित पटेल समिति जो है मौद्रिक नीति में सुधार के लिए बनाई गई है। तो मौद्रिक नीति पूरा हमारा जो नेशनल इनकम का टॉपिक है, हम उसमें मौद्रिक नीति, मुद्रा क्या होता है, वित्त क्या होता है, इसको वहां पढ़ेंगे। तो आपका जो मुद्रास्फीति का टॉपिक है, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, मुद्रास्फीति के कारण, उन कारणों से जनित प्रकार, उसके बाद में किस प्रकार से कैलकुलेशन की जाती है, क्या क्या उनके दुष्प्रभाव होते हैं, कौन सा लाभ होता है, क्या हानियां होती है, गणना किस प्रकार से की जाती है, सरकार का उसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, सरकार के सुधार करने का क्या क्या प्रभाव हो सकता है, किन लोगों को उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, और महंगाई के बढ़ने से किस प्रकार से ये हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ में फायदेमंद हो सकती है, किस प्रकार से ज्यादा महंगाई का बढ़ना नुकसान का कारण हो सकता है। ये पूरा हमने समझा है। इन 2 क्लासेस में हमने इकोनॉमी की जो इन्फ्लेशन रेट है उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है। आप लोग इसका रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों जगह ही इससे प्रश्न आते हैं। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।